इस जीत के बाद हम दिल्ली तक चढ़ाई करें। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्शन इलेक्शन में, और हम दोनों आपके साथ हैं लगातार अपडेट्स को लेकर के। मैं हूं हेमंत कुमार और मैं हूं अभिनव। अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने किला फतह कर लिया। तमाम खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में महागठबंधन की अप्रत्याशित सफलता पर बोले नीतीश कुमार। बिहार की आशा और स्वाभिमान की हुई जीत। लालू ने पीएम मोदी को बताया संघ का प्रचारक। बिहार में शानदार जीत के बाद सीएम नीतीश पहुंचे लालू के घर, गले मिलकर एक दूसरे को दी बधाई। जीत के लिए लालू नीतीश ने बिहार की जनता का किया धन्यवाद। वहीं चुनाव में आरजेडी की अप्रत्याशित जीत। बिहार में फिर नंबर 1 बनी आरजेडी। जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बनी तो बीजेपी बिहार में तीसरे नंबर पर पहुंची। लालू के दोनों बेटों ने भी मारी बाजी। राघोपुर सीट से तेजस्वी और महुआ से तेज प्रताप ने जीती इस सीट। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे दोनों। बिहार के स्वाभिमान की जीत। बिहार में बहार हो, फिर से एक इस बार हो जीत के बाद हम दिल्ली तक चढ़ाई करें। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। तो बिल्कुल अभिनव, जिस तरह से अप्रत्याशित सफलता मिली है महागठबंधन को, और उसे लेकर के तमाम खुशियों का माहौल है महागठबंधन के खेमे में। बिहार चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर लालू प्रसाद यादव और अशोक चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनावी नतीजों पर नीतीश ने कहा कि हम जनता के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। वहीं समाज के सभी तबके ने महागठबंधन को वोट दिया। इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि हम समाज के सभी वर्गों की सेवा करेंगे। नीतीश ने कहा कि महागठबंधन ने एकजुटता दिखाई जिसका जनता ने जीत के रूप में फल दिया। नीतीश ने कहा कि ये जीत बिहार की आशा और स्वाभिमान की जीत है। वहीं विपक्ष के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बारे में हमारे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है। हम चाहते हैं कि बिहार के लिए केंद्र से सहयोग मिले। लालू ने पीएम मोदी पर निशाना साधा इस मौके पर भी और उन्हें आरएसएस का प्रचारक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम को नैतिकता के आधार पर अब प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के लोगों ने एक मुश्त और जबरदस्त समर्थन दिया। उसी का ये परिणाम है जो आपके सामने है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कई प्रकार से, ये कांटे की टक्कर है, तो बिहार के लोगों ने बता दिया कि इसमें उनका मन पूरी तरह बना हुआ था और इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया है। यह जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा है। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और समाज के हर तबके के मन में जो उम्मीद है हम सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं और जो जनता की उम्मीद है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे कि हम लोग तो विपक्ष का सम्मान करेंगे। हम अपने यहाँ का जो बिहार के संदर्भ में जो विपक्ष है उनका हम सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे कि बिहार के जो प्रमुख मसले हैं उन मसलों पर एक सर्वानुमति बने, कॉन्सेंसस बने और मिलजुल कर हम लोग करें। इसलिए जीत के बाद कोई हम
विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे, उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, और कितना भी कोई माथा पटक लेगा, मैं देखता हूं कि बहुत सारा चर्चा, डिबेट उबेट लोग शुरू करते रहते हैं। कहीं भी इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा मैंडेट गरीबों ने हम लोग को दिया है। अगर हम लोग के अंदर कहीं भी किसी तरह की बात हुई तो जनता कभी भी हम लोग को माफ नहीं करेगी। इतना होश और हवास हम लोग को है। इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। हम बोले हम उससे वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम फील्ड में नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ सरकार और कार बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी की हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है। और वहां कई एक तरह का वादा इन्होंने किया था। तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढे कहां किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो बिहार में बीजेपी को जोर का झटका लगा है और जिस तरह से इस बार के चुनावी नतीजे सामने आए उसमें नीतीश बिहार के सीएम होंगे, अब ये तय हो गया है। बीजेपी के हार के बाद पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस हार की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन का परचम अब लहरा रहा है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार ही कमान संभालेंगे तो फिर से लालू की पार्टी आरजेडी ने बिहार में धमाकेदार एंट्री की है। बिल्कुल हेमंत, लेकिन अब बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी लहर खत्म हो गया है? क्या बीजेपी के अध्यक्ष की रणनीतियां काम नहीं कर रही? क्या पीएम के वादों से जनता का भरोसा अब उठने लगा है? ऐसे तमाम सवालात हैं जो एनडीए खेमे से जवाब लेने के लिए खड़े हैं। दिवाली से पहले ही बिहार की सड़कों पर पटाखे फूट रहे हैं। होली ना होते हुए भी यहाँ रंग और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। लोग नाच गा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, क्योंकि ये मौका है जश्न का, ये मौका है जीत का, मौका है बिहार में बहार का। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में बिहार में हाल ही में जन्मे महागठबंधन की जीत हुई है और नारे लग रहे हैं बिहार में बहार, मिस्टर कुमार फिर एक बार। महागठबंधन की इस बड़ी जीत ने बीजेपी पर, या यूं कहिए पीएम नरेंद्र मोदी के दावों की हवा निकाल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की थी, बिना थके, बिना रुके, बिना समय की परवाह किए बीजेपी की रैलियों का रथ रैलियों पर रैलियां करता रहा। लेकिन पीएम और अमित शाह की इस अथक मेहनत का परिणाम सिफर ही रहा। जीत का दम भरने वाली और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी बीजेपी में तीसरे पायदान पर आ गई है। दिल्ली के बाद एक बार फिर बीजेपी के चाणक्य की रणनीति फेल हो गई है और बीजेपी को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। इसी के साथ अमित शाह की रणनीति पर भी सवाल उठना लाजमी है। क्या अमित शाह की रणनीति उतनी कारगर नहीं रही जो दमखम उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाया था? क्या नरेंद्र मोदी की हवा बिहार में काफूर हो चुकी है? क्या नमो का जादू अब नहीं चल रहा? ऐसे ही कई सवाल हैं बीजेपी के सामने जो मुंह फाड़े खड़े हैं। 9 जुलाई 2014 को अमित शाह को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्हें देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जगह उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था, जो करीब 1.5 साल का कार्यकाल है।
शाह का दावा उसी दिन से मजबूत हो गया था जब उत्तर प्रदेश में पार्टी को 80 में से 73 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव की कमान उन्हीं के हाथों में थी। यहाँ शाह की रणनीति, कूटनीति एक युद्ध नीति की तरह काम कर गई, लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजेपी का ये चाणक्य अपनी छाप नहीं छोड़ पाया, जिसके बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी परास्त हो गई है। बीजेपी के लिए अगला बड़ा रण है उत्तर प्रदेश, जहां 2017 में चुनाव होने हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव तक अमित शाह बीजेपी के चाणक्य बने रहेंगे या फिर नहीं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो शायद अब मोदी फैक्टर ने काम करना बंद कर दिया है। पीएम ने बिहार को कई तरह के प्रलोभन दिए, यहाँ तक कि बिहार के लिए 1,65,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया। बिहार में जंगल राज घोषित कर दिया, बिहार में विकास का वादा भी किया, लेकिन फिर भी बीजेपी बिहार फतह करने में नाकाम रही। बिहार के लोगों के दिलों में मोदी अपनी शायद जगह नहीं बना पाए। यहाँ एनडीए ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें से 156 उम्मीदवार केवल बीजेपी के ही थे। फिर भी बीजेपी को यहाँ मुंह की खानी पड़ी, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब घर घर मोदी नहीं। बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद ये कहना बड़ी बात नहीं होगी कि मोदी लहर अब खत्म होती दिख रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। खुद मोदी ने कहा था कि बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी सरकार आएगी तो देश में काला धन वापस आएगा, देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी बीजेपी के दावों में कोई दम नहीं दिखा। शायद अब देश की आवाम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर बीजेपी को अपनी साख बचानी है तो जनता से किए उन सभी वादों को पूरा करना होगा, नहीं तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए पॉलिटिकल डेस्क से भानु दीक्षित की रिपोर्ट। तो बिहार में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद अब महागठबंधन के खेमे में खुशियों का माहौल है और इसी पर चर्चा करने के लिए आखिर हार और जीत की क्या कुछ वजह रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर जाखड़ और उनके साथ मौजूद हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी के नेता हैं, स्वर्णिम आप कांग्रेस के नेता हैं, मानचंद जी खंडेला आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में एक बार फिर से। और सबसे पहले सवाल लक्ष्मीकांत जी आप ही से जानना चाहेंगे कि तमाम बातें हैं और हार के लिए कहा भी जा रहा, आपके खुद के नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद आरके सिंह साहब ने कहा कि हार के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या बीजेपी सिर्फ समीक्षा करेगी या फिर ये जिम्मेदारी भी तय होगी? इस हार के बड़े कारण आप क्या मानते हैं? क्या ये जो बेतुकी बयानबाजी है वो जिम्मेदार रही या जिस तरह से मुद्दों को घुमाने की कोशिश की गई वो जिम्मेदार रही या महंगाई भी एक बड़ा कारण इसमें साबित हुआ है? तो सीधे लक्ष्मीकांत जी से ही जान लेते हैं हार के क्या कारण मानते हैं। कई सारे मुद्दे हैं उसके बाद। देखिए हार तो हार है और वो हमारी हुई है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि मैं हार का जो सबसे बड़ा कारण मानता हूं वो ये है कि ये दुष्प्रचार जो किया गया, एक तो आरक्षण को लेकर, एक दादरी की घटना को लेकर, महंगाई को लेकर भी जो दुष्प्रचार किया गया, वो हमको लगता है कि हम उसको ठीक तरीके से जनता के बीच में सही तरीके से नहीं ले जा पाए। वो हमारी हार का बड़ा कारण है। और तो बड़ी समीक्षाएं जब होंगी तब बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, लेकिन बड़ा कारण जो मुझे सीधा सीधा लगता है वो ये है कि जो दुष्प्रचार पूरे देश में किया गया और उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया उसका हम ठीक तरीके से जवाब जनता के बीच में नहीं दे पाए। लक्ष्मीकांत जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक है आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन क्या इसके पीछे ये वजह नहीं है कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे मूर्त रूप नहीं दे पाए, जमीन पर उसको उतार नहीं पाए, तो जनता समझ गई कि आप लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वो सब कुछ सिफर हो जाता है। देखिए ये भी एक तरीके का दुष्प्रचार है। पिछले 1.5 साल में कोई भी सरकार, दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकार, एक गड्ढे में पड़े हुए देश को जिस तरह से निकालकर पटरी पर लाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है, वो दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती जो नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, हम अपनी बात को ठीक तरीके से लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाए। जो लोगों को सीधे छू गए मुद्दे, जो महंगाई और महंगाई में भी दाल की महंगाई और
आपके दादरी की घटना, आरक्षण की बात जो कि सही नहीं थी तीनों बातें, लेकिन उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया। लक्ष्मीकांत जी, सब कुछ आपको गड्ढे में नजर क्यों आता है? अगर बिहार की बात होती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार गड्ढे में है, 2 इंजन से ही निकल पाएगा, भारत पूरा आपको गड्ढे में ही नजर आता है। ऐसी कौन सी नजरिए से आप लोग देखते हैं? क्या ये वजह नहीं है कि जनता ने आपको नकार दिया? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, आपके स्टूडियो में जब से बैठा हूं तब से, कि हार तो हार होती है और जनता ने हमको हार दी है, इसलिए उसको मानने में हमको कोई दुराय नहीं है। लेकिन 2 लाख करोड़ का घपला हो और आप देश को गड्ढे में नहीं माने तो मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। ऐसे 10 लाख करोड़ के घोटाले इस देश में सीधे सीधे हुए, और अगर आपको फिर भी लगता है कि देश गड्ढे में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात नहीं। होगी। लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज, आप कह रहे हैं 2 लाख करोड़ का घपला हो और देश गड्ढे में नजर आता है, ठीक है, आपकी बात एक तरह से मान भी ली जाए, तो क्या ये जनता के लिए छलावा नहीं था कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 100 दिन में वो काला धन ले आएंगे? अगर यूपीए के राज में महंगाई बढ़ती है तो वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए, और उसके बाद जब वे आते हैं तो महंगाई इस तरह से सामने आती है कि आपने भी खुद देखे होंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पे ये भी आया कि दाल को आपने ड्राई फ्रूट बना दिया। देखिए, मैं दोनों बातों का आपका जवाब देता हूं जी। अगर आप खाली महंगाई की बात करेंगे, हाँ, तो महंगी हुई है दाल। प्याज कहां गया? आप देखिए, मेरी बात पूरी सुनिए जी। दाल और प्याज दोनों को मैं ले लेता हूं, ठीक है। ये दोनों मौसम की मार के कारण महंगे हुए, लेकिन जो चीजें सस्ती हुई उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। बैंकों का ब्याज 1% तक कम हो गया, जमीनों के भाव स्थिर हो गए, जितने आपके चीनी के दाम। लक्ष्मीकांत जी, वो दिन क्यों भूल जाते हैं जब प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाला तो उन्होंने कहा था कि मेरी किस्मत से अगर पेट्रोल के दाम कम हो जाते तो मैं किस्मत वाला हूं, तो पेट्रोल की किस्मत से अगर प्याज के दाम बढ़ जाते तो मौसम को क्यों जिम्मेदार बताया? न तो मैंने किस्मत की बात की सर, और ना मैंने पेट्रोल का जिक्र किया। मैं तो मैं याद दिला रहा हूँ, आपने जिस तरह से मौसम को जिम्मेदार ठहराया। सर, आप मुझे दूसरा ऐसा उपाय बता दीजिए जो दाल पैदा कर सकता है। हाँ, दाल तो जमीन से पैदा होगी, बिल्कुल, और वो अगर नहीं पैदा हुई। लेकिन आप भूल जाते हैं केंद्र में आपकी सत्ता होती है और दाल का भाव जो है वो समय रहते अगर सरकार जग जाती तो नियंत्रित किया जा सकता था। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये भी एक तरह का दुष्प्रचार है। पहले भी दाल की कमी होती आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी दाल जो है 200 से ऊपर या 150 से ऊपर कभी नहीं पहुंची है। आप ये भूल जाते हैं। बात सुनिए सर, हाँ, दाल जिस 200 रुपए किलो की बात आप कर रहे हैं वो केवल एक अरहर की दाल की बात आप कर रहे हैं। देश में मटर की दाल अभी भी 32 रुपए किलो है, चने की दाल आज भी 60 रुपए किलो है, मूंग की दाल आज भी 80 रुपए किलो है। अब दाल भी सरकार के दिशा निर्देश पर खाना होगा लोगों को। आप देखिए, आज आपका दिन है, आप कांग्रेस, हमारा दिन नहीं है सर, ये हमारा दिन नहीं है। ये आपको अगर महंगाई की बात करनी है सर, तो 52 रुपए किलो जो चीनी यूपी के राज में बिका करती थी वो 32 रुपए किलो बिक रही है, उसका भी जिक्र करिए। 110 रुपए किलो जो चावल बिका करता था 40 रुपए किलो बिक रहा है, उसका भी जिक्र करिए। जो बैंकों के ब्याज 10.5% पे मिला करते थे वो 9.5% पे मिल रहे हैं, उसका भी जिक्र करिए। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो दोनों तरफ की बात करिए। जो दाल और प्याज की कीमतें आप बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप भी हैं, और जिक्र करना होगा तो आप क्यों भूल जाते हैं? व्यापम का भी जिक्र करेंगे, महाराष्ट्र के पंकजा मुंडे घोटाले का भी जिक्र करेंगे, और राजस्थान का भी जिक्र करेंगे, वसुंधरा राजे और ललित गेट का भी। उस पर कितनी जांच हुई ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। स्वर्णिम जी से जान लेते हैं। स्वर्णिम जी, राहुल गांधी कहते हैं ये सच्चाई की जीत है और भ्रष्टाचार के ऊपर जीत है, भाईचारे की जीत है, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में थी, केंद्र को तमाम मसले थे, उस वक्त जो है आपने भी एक संवेदनशीलता के नाते कोई बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा वाली बात थी उसको दबा दिया गया, लेकिन अब जब जीत मिल रही है, हो सकता है नीतीश के साथ आने से जीत मिले हो, फिर भी इसे किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं आज कि नीतीश के साथ आने से जीत मिली या नीतीश को हमारे साथ आने से जीत मिली, ये तो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन आज अगर चुनाव जीते हैं और तो जनता के बीच में जाकर के जनता से वोट मांग के और अपने विचार रख करके अपनी पूर्व कार्य सबका एनालिसिस हमारे पूर्व कार्यों का भी किया, तो वो सब देख करके ही जनता ने आज वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि जो सरकार आज चल रही है और पहले जो सरकार हमारी केंद्र में जब थी, तो इसके बीच में जब अंतर किया जनता ने और महंगाई के स्तर को देखा, जनता के रहन सहन के स्तर में आज जो अड़चनें आ रही हैं, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है और बयानबाजी जो बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर है, श्रीमान मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता। बयान आता है उनका किसी पे आरोप लगाने के लिए, लेकिन जनता की तकलीफ के लिए नहीं आता है। तो क्या हर बात पे मनमोहन सिंह बयान देते थे?
देखिए उस वक्त भी ये आरोप लगता था, ये आरोप आप नहीं लगा रहे हैं, उस वक्त भी ये आरोप जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ये लगाते थे कि साहब मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त भी कहा था कि अब आजकल तो लोग कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो थे जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं और एक प्रधानमंत्री हैं जो ज्यादा बोलते हैं। बहरहाल एक खबर हम देख लेते हैं, फिर से आपका रुख करूं तब तक। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में जो अप्रत्याशित जीत हुई है और उसके बाद इसका असर अब देखने को मिल रहा है। सहरसा में आरजेडी के उम्मीदवार अरुण यादव की जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला है। इस विजय जुलूस में आरजेडी कार्यकर्ता खुलेआम हथियार लहराने से भी नहीं हिचके। कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के पक्ष में जमकर नारे लगाए और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हथियार के साथ विजय जुलूस निकाला। तो विजय जुलूस के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या आने वाली सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं की होगी जो विजय जुलूस में हथियार लहराने से बाज नहीं आते। क्या इस तरह का जो सुशासन है उसका राज इस तरह से स्थापित किया जा सकता है? क्या आरजेडी के साथ नीतीश अपना पुराना सुशासन का कार्यकाल दोहराने में सफल होंगे या विरोधी जिस बात को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहे थे जंगल राज 2, क्या उसकी वापसी के ये संकेत वाकई में नजर आ रहे हैं? न्यूज इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप की टीवी स्क्रीन तक पहुंच रही हैं कि किस तरह से देखिए जीत के बाद जुलूस निकाला गया और जुलूस में सरेआम हथियार लहराए गए। तो आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि विजय जुलूस के नाम पर सहरसा में किस तरह से आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में वहां नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरेआम हथियार हवा में लहराए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिस बातों का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री किया करते थे, तमाम विरोधी बिल्कुल अभिनव, और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद झा सहरसा से जुड़ गए हैं। आनंद, ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है, क्या देखने को वहां पर मिला? जी अभिनव, मैं बता दूं कि जब ये जुलूस विजयी जुलूस निकाला जा रहा था, प्रशासन के द्वारा रात में ही घोषणा कर दी गई थी कि 10 से ज्यादा लोग नहीं जुलूस में जा सकते हैं या जुलूस किसी भी प्रकार का नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के बातों को अनदेखी करते हुए अरुण यादव के समर्थक और खुद अरुण यादव उस विजयी जुलूस में निकल चल रहे थे और काफी मात्रा में समर्थक उनके साथ चल गए थे और इसी जुलूस के क्रम में वे खुलेआम कार्बाइन हथियार को लहराते हुए निकल रहे थे। जी अभिनव जी बिल्कुल, ये वाकई स्थितियां जो है हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं? क्योंकि एक तो विजय जुलूस पर की मनाही थी, ऊपर से ये खुलेआम जो हथियार लहराए गए, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए जाए? प्रशासन से हमारी बातचीत, जब मैं प्रशासन से संबंध में बात करना चाहा तो एसपी साहब और कलेक्टर साहब दोनों आदमी हमसे बात करने से इनकार करते रहे और बोले कि अभी हम आनंद जी किसी प्रकार की विधि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके चलते मैं उसका मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि बाद में क्या ऐसा माहौल बनता और क्यों हथियार लहराया गया, किसने आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आनंद तो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जुलूस के दौरान खुलेआम हथियार लहराए गए और ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अभिनव कि जब हम सुशासन की बात करते हैं, जब हम जनता के विश्वास पर खड़े होने की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं और उसी दौरान एक जीत मिलती है और उसी जीत में हम ये भूल जाते हैं कि हमने सुशासन के वादे पर, कानून व्यवस्था के वादे पर जनता से कुछ वादे किए थे, दावे किए थे और उन दावों की हकीकत इस तरह से बयां होती है तो ये ठीक नहीं होता है। बिल्कुल निमन, पर याद कीजिए नीतीश कुमार ने भी जनता को भरोसा दिलाया था कि इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो डर है लोगों में पुराने दिनों को लेकर वो तस्वीरें नहीं लौटेंगी, इस बात का लगातार वो जिक्र कर रहे थे। जी, और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। अब ब्रेक से लौटेंगे तो हमारी चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार के स्वाभिमान की जीत, बिहार में बाहर हो फिर से इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। फिर से एक बार हो बिहार में बाहर हो फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो बिहार में बाहर हो फिर से एक बार हो जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। फिर से एक बार हो बिहार में बाहर हो फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और महागठबंधन की जीत को लेकर के बयानबाजी भी हो रही है, तो खुशियां भी महागठबंधन के खेमे से लगातार देखने को मिल रही है अभिनव। और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। बीजेपी में अभिनव एक सवाल ये भी निकल करके आ रहा है कि अंदरूनी तौर पर अब जो नेता हैं वो ये मानने लगे हैं कि इस हार के पीछे एक वजह ये भी है कि नेताओं की बयानबाजी भी रही है। कई जो नेता है उनका कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बयानबाजी घातक रही है, आरके सिंह की बयानबाजी घातक रही है। उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सीधा अंकुर के पास एक बार फिर से हम चलते हैं और मानचंद जी खंडेला, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में ये जो जीत है नीतीश कुमार और महागठबंधन की, क्या एक स्वाभिमान की जीत है या डीए ने जीता है? बिल्कुल हेमंत, सीधे मानचंद जी खंडेला से ही पूछ लेते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक साथ आपको सारे कारण गिना देता हूँ। हाँ। पहली बात तो ये कि जो मोदी जी हैं वो अब नॉन परफॉर्मर की उनकी इमेज बन गई है। दूसरी बात, अब उनको लोग पलटू कहना शुरू कर चुके हैं। तीसरी बात कि वो भभकेबाज हो गए हैं, यानी बोलते बहुत ज्यादा करते बहुत कम है। मैं चौथी बात आपसे बताऊं, आरएसएस उस तरह से नहीं लगा जैसे ये भूंगड़े खाकर यानी चने खाकर जो आरएसएस के कार्यकर्ता लगते हैं वैसे नहीं लगे। पांचवी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो नीतीश का वोट बैंक और लालू का वोट बैंक, लालू के करिश्मे के कारण वो इंटैक्ट रहा, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात थी। और चौथी बात, उसके आगे मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जो मोदी जी ने जो कुछ बाउंस किया उसको रिबाउंस जो है लालू ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। उन्होंने जो कुछ कहा कि साहब बिहारी जंगली हैं, बिहारी जंगली हैं, बिहारी जंगली हैं, इसका बहुत बढ़िया जवाब जो है लालू जी ने ये दिया कि आपने सारे बिहार को जंगली बना दिया, तो फिर आप यहां आकर क्या करेंगे? आगे हुआ कि आप पीएम जो हैं वो सीएम बनेंगे क्या यहाँ के? हाँ, ये सवाल यार कि वो भी वहां पे ये सवाल मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि क्या एक वजह ये भी रही है कि जो सीएम पद का चेहरा है वो एनडीए घोषित नहीं कर पाया और सिर्फ प्रधानमंत्री बड़ा कारण रहा है। हाँ। सवाल यार कि लास्ट से जाकर तो क्या है कि जनता बोर होने लगी उनको सुन सुनकर। हाँ। कि वो कहेंगे कि बिहार में जंगल राज है, लालू का जंगल राज था। अरे आप धरातल को देख ही नहीं रहे, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हवाई जहाज से आ रहे हैं, यहाँ पे भाषण दे रहे, रवाना हो जाते हैं और मिली मिलाई इजाजत मिलती है आपको, किराए की जो है वहां पे जो है लोग वहां पे मिलते हैं। और एक बात आप मतलब मोदी जी ने सवाल यार बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर है, मान लिया, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं होगा, अब कोई बोल नहीं रहा, अब कह रहा है थोड़ा जोर से बोलो, तो इतने बड़े आदमी को ब्रैकेट में कह रहा हूं, उसकी बात भी माननी पड़ती है। तो ये इस बात को समझ नहीं पा रहे, वो सुनना क्या चाहते हैं। उसके बाद अगर और ज्यादा अगर हम आगे जाएंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो मुद्दे थे विकास का, वो विकास होगा। अब आप बताइए कि जो आपको दवाइयां मिलेगी बूढ़े आदमी को, आपकी कमाई होगी और आपको शिक्षा मिलेगी, अब ये विकास हुआ क्या? सवाल यार है कि जो नीतीश ने विकास किया था उसने औरतों को जो ओढ़नी तक दी, साइकिलें दी, दवाइयां दी, घर बनाने की बात करी, ऋण दिलाने की बात करी, एक बेहतर विकल्प के तौर पर उन्हें जो सपने संजोए थे बिहार वालों पर विकास दिखने वाला और एक धरती पर दिखने वाला। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपसे मैं फिर जब पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि हार तो हार है और इसको आप स्वीकार करते हैं, लेकिन मानचंद खंडेला ने जो तमाम सवाल उठाए वो वाकई संजीदा है, क्या कुछ उस पर आप जवाब देंगे? देखिए, जब हार होती है तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। हाँ। इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसी को जोड़कर देखें तो झारखंड में हमने किसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, महाराष्ट्र में किसको किया था, हरियाणा जम्मू कश्मीर में किसको किया था, सरकार बनी ना हमारी। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि हार की बहुत सारी वजह है, हमारे लोग इस पे मंथन करेंगे और पता करेंगे कि हार की क्या वजह है, और उन वजहों को आगे आने वाले स्टेट में नहीं दोहराएं, ये हमारी कोशिश होगी। लेकिन किसी एक हार की वजह से आप इतिहास को देखे बिना बात करें तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। आप अगर इतनी बातें करते हैं कि मोदी जी की स्टेट में उन्होंने चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया इसलिए हार गए, तो मैंने आपको बताया कितने स्टेटों में हमने चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया और हम जीत गए। ठीक है। बाकी भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमने दूसरे स्टेटों में प्रयोग किए, वहां हमारे सफल रहे या हमारे सफल नहीं रहे। तो इसलिए ही तो हम हारे कि हमने जो प्रयोग सफल किए वो सफल नहीं रहे, हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, सही बातों को हम लोग नहीं पहुंचा नहीं पाए, दुष्प्रचार को हम दबा नहीं पाए। सवाल लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रधानमंत्री ने 31 रैलियां की है, आज तक के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं विधानसभा चुनाव में मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री ने की, उसके बावजूद भी वो असर नहीं दिखाई दिया। तो क्या आप जिस लहर की बात करते थे वो लहर खत्म हो गई है मोदी जी की? देखिए, प्रधानमंत्री की रैली का असर तो था, वो आपने भी देखा। हाँ। टीवी चैनलों पे सबने दिखाया कि किस तरह उनकी सभाओं में भीड़ आती थी। हाँ। किस तरह लोग उनको सुनते थे,
लेकिन हमारी जो कमजोरी रही वो यही थी कि जो रैली में हमारी भीड़ आई, जो लोग हमारे समर्थक थे, उनको मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा पाए, उनको हम ज्यादा हमारी संख्या में वोट नहीं करा पाए। और जो लोग जीते हैं उन्होंने दुष्प्रचार भी किया और साथ साथ उन्होंने अपने मत देने वाले लोगों को वोटर ठीक है, ये एक मसला हो सकता है लक्ष्मीकांत जी की। अभिनव खंडेला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने शपथ ली तब उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूँ। अब वो न तो प्रधानमंत्री हैं न वो प्रधान सेवक हैं, वो प्रधान प्रचारक हैं। या तो यहां प्रचार करेंगे या विदेश में प्रचार करेंगे। ये देखिए, मैं इसलिए विश्लेषण इसका करना चाह रहा हूं, ये इंपैक्ट गलत पड़ा। यानी आप बोलते ही जाएंगे, दूसरे को देख। तीसरी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, लक्ष्मीकांत जी यहां बैठे हैं, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बिहार के किसी लीडर को आपने एग्जिबिट किया क्या? मंच पर देखा क्या? बोलने दिया क्या? आपने बोलने नहीं दिया उनको। यानी जो कुछ है वो मैं ही हूं। जब मैं ही हूं तो सवाल ये आएगा कि आप प्रधानमंत्री हैं या नहीं, ऐसा नहीं है खंडेला साहब, ऐसा नहीं है कि बिहार का कोई लीडर नहीं बोला हो। सभी ने सभाएं की है, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो या फिर तमाम जो सुशील मोदी हो, तमाम नेता हैं, वो सबने अपने अपने जगहों पर सभाएं की। ये अलग बात है कि सभाएं की, लेकिन मोदी जी के सामने कोई नहीं आ सका। नहीं, ये नहीं होता सर कि प्रधानमंत्री की सभा में फिर कोई दूसरी भाषण देना चाहे, प्रधानमंत्री के पास नहीं होता। इस बात को भी हमें मानना चाहिए। लेकिन स्वर्णिम से एक सवाल अंकुर हम जानना चाहते हैं कि कुछ देर पहले हमने जो तस्वीर देखी थी, आप चुनाव में जाने से पहले बात करते हैं सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, सुशासन की, तमाम मुद्दों की, लेकिन जब जीत जाते हैं तो इस तरह से हथियार लहराए जाते हैं अभिनव। और जो हमने देखा वो किसी भी लिहाज से क्या जंगल राज 2 की वापसी जिस तरह से विरोधी कहते हैं वो नहीं है क्या? हेमंत, स्वर्णिम के सवाल में मैं ये जोड़ना भी चाहूंगा कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की ऐसी तस्वीरों को दिखाकर वो सत्ता में पहुंचे थे, और जैसे ही आज जीत मिली वैसी ही तस्वीरें फिर से दिखने लगी। खुलेआम रैलियों में अब हथियार लहराए जा रहे हैं, जबकि विजय जुलूस पर आज पाबंदी है। मुझे ये कहा गया कि साहब ये जीत गए हैं तो इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। मैंने 1.5 महीने पहले फेसबुक पर डाल दिया था, 13 मैंने कारण दिए थे और ये बताया मैंने 65% सीटें नीतीश प्लस को मिलेगी। ये सारी बात मैंने कही, इसलिए मेरा विश्लेषण तो उसी आधार पर है। ठीक है, परिस्थिति बदलने के कारण नहीं। ठीक है, स्वर्णिम जी से जानेंगे। स्वर्णिम जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बात सामने आ रही है कि अब रैलियों में गन, हथियार वगैरह देखने को मिल रहा है। देखिए, हाँ, एक रैली आपने दिखाई, अभी हमने भी देखी, लेकिन जंगल राज 2 की जो बात आप कह रहे हैं तो ये जुमला जो है ये आपके द्वारा दिया गया नहीं है। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा, हमने जिक्र भी नहीं किया स्वर्णिम जी, हमने तो हमारे द्वारा दिया गया है। हम जवाबदेही ले रहे हैं कि आगाज अगर ऐसा है तो फिर आगे की तस्वीरें अगर कुछ ऐसी फिर से देखने को मिले तो क्या वाकई नीतीश कुमार उतनी ही साफ गोई से जवाब देंगे? देखिए, नीतीश कुमार जो है निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो पहले भी मुख्यमंत्री थे चुनाव से पहले। और उनके कार्यकाल देखा सबने, उसके बाद उनका जो कार्य प्रणाली है, शासन चलाने की क्षमता है, उसको देख करके एक गठबंधन बना और आज ये चुनाव हुए हैं यहाँ पे। तो ये नहीं है कि कोई वादा करके बता करके कि मैं ऐसा करने वाला हूं और ये जुमले देकर के कोई सत्ता हासिल की हो। जनप्रतिनिधि कानून की धज्जियां इस तरह से उड़ाएंगे। अगर मान लीजिए विजय जुलूस पर मनाही है तो तमाम लोगों ने पालन किया इसका, लेकिन जिसकी तस्वीर हमने दिखाई आरजेडी नेता ने, ये चीज प्रशासन को देखनी है, वहां के प्रशासन को। इस एक स्थिति से आप आने वाली सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। नहीं, लालू प्रसाद यादव जिस बात के लिए बदनाम थे, अब आपके लिए भी मैं कहूंगा कि इसी को लेकर के राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने मंच साझा नहीं किया कि लालू यादव पर कुछ सजा भी इस मामले में हो रही थी। अब वो ठीक है, आपका मसला उस पर नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन जैसे विरोधी कहते थे जंगल राज 2 की वापसी हो जाएगी, तो वो तस्वीर क्या जंगल राज 2 की वापसी वाली संकेत नहीं देती है क्या, और क्यों नहीं देती? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और आज भी जो अभी आने वाली सरकार है वो भी उनके नेतृत्व में चलेगी, प्रशासन उन्हें चलाना है। तो राज जो है जिस प्रकार से नीतीश जी ने पहले चलाया है, हम ही आशा करते हैं कि आगे भी उसी तरह से शासन रहेगा, प्रशासन मुस्तैद रहेगा। और मान लीजिए प्रशासन को देखना है कि आज जो भी घटना हुई है किस तरह से हुई है, किसने की है, इसका संज्ञान भी प्रशासन को लेना है। ये संज्ञान आज इस स्थिति में इस वक्त
ये नीतीश कुमार जी को नहीं लेना है, या कांग्रेस के या लालू यादव जी को नहीं लेना है, ये प्रशासन को लेना है जो वहाँ पे। ठीक है, वो प्रशासन का मसला है और उन पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। लेकिन स्वर्णिम जी, एक बुनियादी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिहार में जब अशोक चौधरी को कमान सौंपा गया था, उस वक्त उनसे काफी अपेक्षाएं थी आपकी पार्टी को। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ ऐसी रणनीतियां बनाऊंगा जिसके बाद 2019 तक कांग्रेस अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। तो क्या माना जाए, इस बार जो आप लोगों ने दांव खेला था वो तो सही निशाने पर लग गया। अब अगली बार आप लोग महागठबंधन से अलग होकर अपनी दम पर सरकार बनाने की तलाश करेंगे? देखिए, जो भी चुनाव लड़ा जाता है ग्राउंड रियलिटीज पे लड़ा जाता है। ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर गठबंधन बना। कांग्रेस ने भी स्वीकार किया गठबंधन को और कांग्रेस को गठबंधन ने स्वीकार किया। ये सारी स्थितियां जो थी, अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य में कोई नहीं जानता। लेकिन जमीन तो आप लोगों ने तलाश ली, तो क्या आप उस पर, उसकी उपज पर भी ध्यान देंगे? उपज तो निश्चित रूप से बढ़ानी ही पड़ेगी, ये तो तय है। कांग्रेस तो लगातार राहुल गांधी जी का जो विजन है, राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में जगह जगह पे गांव-गांव ढाणी ढाणी मार्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के समक्ष अपने विचार ले जा रहे हैं और आप देखेंगे रैलियां कर रहे हैं। इससे ये तय मानिए कि कांग्रेस अपना जो है आधार बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत है। लेकिन क्या हर बार आधार के लिए नीतीश कुमार जैसे कोई चेहरे की जरूरत होगी आपको? क्योंकि इस बार भी अगर बिहार में आप लोग अगर बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं तो इसका ज्यादातर क्रेडिट लालू और नीतीश को जाता है। क्योंकि याद कीजिए आप लोग बिहार में किस स्थिति में थे, तो आप इसको किस तरह से इसका आकलन करते हैं तमाम चीजों का? देखिए, आप ये देखेंगे कि लालू जी हैं या नीतीश जी हैं, इन्होंने भी पहले जो चुनाव लड़े गठबंधन में लड़े। ठीक है ना, किसी का किसी के साथ रहा, किसी का किसी के साथ रहा और उस गठबंधन के कारण ही इनकी जो पार्टी एक्सेल की। आज कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है तो कांग्रेस का भी जो वोट बैंक है, जितना भी जैसा भी शेयर है वो प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मैंडेट मिला जो पहले मैंडेट इन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्राउंड वर्क हो रहा है, लगातार हो रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है, लोग काम कर रहे हैं। तो इसका नतीजा निश्चित रूप से आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, मानचंद जी कितना इत्तेफाक रखते हैं स्वर्णिम जी की बातों से? क्या वाकई कांग्रेस ने नीतीश कुमार को का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उनका फायदा भी नीतीश कुमार को मिला है? किस तरह से आप देखते हैं? स्वर्णिम जी मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मेरा विश्लेषण ये है कि वास्तव में इसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने 41 कैंडिडेट खड़े किए, 41 में से एक को छोड़कर किसी ने भी कोई जो है ना रिक्वेजेशन नहीं दी कि राहुल जी को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजो। और सवाल यह है कि दूसरी बात, जो कुछ प्रचार और प्रसार किया वो लालू जी ने और नीतीश जी ने किया। और एक बात मैं कह रहा हूं, मैं नहीं समझता ये बात कहां तक सही है, लेकिन मीडिया में ये बात प्रचारित थी जिसका खंडन नहीं किया गया, वो ये था कि ये तो सारे के सारे नीतीश जी के कैंडिडेट हैं और नीतीश जी को अगर सरकार बनाने में परेशानी आएगी तो एन ब्लॉक वो जो नीतीश जी वाले खेमे में चले जाएंगे, पार्टी में चले जाएंगे। और मैं एक बात की कहना चाह रहा हूं, अगर ये करिश्मा ऐसा था तो राहुल जी का रातों रात ऐसा करिश्मा नहीं हो सकता कि 4 से 28 तक या 20 तक आप पहुंच जाए, 5 गुना या 6 गुना पहुंच जाए, ऐसा करिश्मा उनका नहीं हो सकता। अगर यही करिश्मा है तो वास्तव में और जगह करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं, इस बात को मान लेना चाहिए राहुल जी को भी और कांग्रेस वालों को भी कि यह करिश्मा है और उसी तन्मयता के साथ में, उसी शिद्दत के साथ में, उसी समर्पण के साथ में इनको लगना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिससे कि बीजेपी हार जाए, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में और विपक्ष में संतुलन हो तो डेमोक्रेसी की विजय होती है। एक तो आप 40 के आधार पर जो विरोध कर रहे हैं और एक आप जो सड़क पे किस तरह का विरोध कर रहे हैं, तो आप कम से कम मुद्दों के आधार पर, और मैं मुद्दे आपको बता दूं कि अब जो है बीजेपी ने भी ये कह दिया, गरीबों के लिए पहली बार मोदी जी ने बात करी है रिफॉर्म्स की। अब आप जो है समाजवाद की बात करें, आपको जो है गरीबोद्धार की बात करें, आप कृषि की बात करें, आप मजदूर की बात करें, आप उपेक्षित की बात करें, और जो आप कह रहे थे कि हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें, विश्व शांति की बात करें, ये आपके कोर मुद्दे रहे हमेशा। इसका मतलब कांग्रेस होता है, कांग्रेस राहुल मतलब नहीं होता, सोनिया मतलब नहीं होती है। लेकिन सवाल है ये मुद्दे वास्तव में आप अगर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि वो अलग जा रहे हैं, आप अलग जा रहे हो। और मान के चलिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसी के साथ में जनता है, क्योंकि सवाल यह है कि एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था मानचंद जी, एक सवाल मैं जानना चाह रहा था, क्या दर्शकों के लिहाज से आप हमें ये समझा पाएंगे कि नीतीश कुमार आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक बात उन्होंने बोली कि देश भर के लोगों को इस जीत से एक विकल्प मिला है। इस बात को थोड़ा सा और खोल दिया लालू प्रसाद यादव ने, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के लिए झंझट पैदा करेंगे, सिर्फ बिहार की सत्ता तक ही ये नहीं है।
इस जीत के बाद क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में लोकसभा में एक प्रखर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी प्रोजेक्ट होंगे और उनका जो कद है वो पीएम मोदी के बराबरी का टक्कर देने वाला कद हो गया है जीत के बाद? देखिए, सवाल ये आ रहा है कि राजनीति में हर आदमी अपना कद बढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ। और ये मान के चलिए नीतीश जी का भी जो है महत्वाकांक्षा कहिए, उच्चाकांक्षा कहिए, या जो ना आशा कहिए या मनोकामना कहिए, वो प्रधानमंत्री बनने की और होनी भी चाहिए। और ऐसा अगर मान लो कैंडिडेट जो कि इस तरह से जीत कर आया है, तो विपक्ष को भी कोई ना कोई एक कैंडिडेट ऐसा चाहिए जिसको जनता इस तरह से स्वीकार करे। अब ये तो मानना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात मैं कह दूं, ये भी मैं इसलिए यहां पे बैठ के नहीं कह रहा हूं, मैं जो है ना 1.5 महीने पहले कह चुका हूं कि 3 साल के बाद में बड़े वाला विरोध आंतरिक प्रारंभ हो जाएगा मोदी जी का। हाँ। और 4 साल के बाद में ये कहना प्रारंभ हो जाएगा इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी नेस्तनाबूत हो जाएगी, ये कहना शुरू कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसके लिए विकल्प क्या होगा? विकल्प आप देख लिया कि विपक्ष को एक होना चाहिए। और एक कब होंगे? अहंकार को त्यागेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सामने में बैठाएंगे, नीतियों का निर्धारण करेंगे, कार्यक्रमों का निर्धारण करेंगे, और जो कुछ हो रहा है उसका तरीके से विरोध करेंगे, और जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको तरीके से आप प्रचारित करेंगे। ठीक है, इसका काउंटर लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी करना चाहते हैं क्या? अंकुर, लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह से बात की जा रही है खंडेला जी द्वारा, क्या इसका काउंटर देना चाहेंगे? देखिए, खंडेला जी बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। हाँ, ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मोदी विरोध तब भी था जब मोदी चुनाव नहीं लड़े थे, चुनाव जीते नहीं थे। तब भी इस देश में बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन फिर भी जनता ने चाहा और वो प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बात, आपने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेता बने और जनता की आवाज पूरे देश में उठाए विपक्ष की हैसियत से, तो और उनका प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तो देखिए, आपको शायद याद होगा कि जब 2010 में भी नीतीश कुमार चुनाव जीते थे, तब भी लोग उनको प्रधानमंत्री के रेस में मानते थे, और उनकी जो मोदी जी से जलने का कारण था वो भी यही था। आप दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन था, तब वो 114 सीटें जीत कर आए थे, लेकिन आज वो 71 सीटें जीत कर आए हैं। नुकसान किसका भी हुआ है, इसका भी आकलन करिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नुकसान में रही है, लेकिन नुकसान में कोई और भी रहा है, उसका भी आप चर्चा करिए। लेकिन एक सवाल जो आप पहले ये कहते थे चुनाव के दौरान कि पिछली बार नीतीश सत्ता में इसलिए आए क्योंकि बीजेपी साथ थी, सुशासन इसलिए था क्योंकि बीजेपी साथ थी। अब नीतीश सत्ता में किस लिए आए हैं? देखिए, नीतीश क्योंकि बीजेपी साथ नहीं थी इसलिए। देखिए, सत्ता में जब विपक्ष बीजेपी के साथ थे तो 200 से ऊपर सीटें। मैं रोकना चाहूंगा एक बार आपको, शत्रुघ्न सिन्हा बयान दे रहे हैं जी। राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रहा था मुझको तो बातें समझ में आ गई थी। मैंने कोशिश भी की अपनी पार्टी को समझाने की, बताने की, इनको कोशिश की कि इनको बता सकूं कि महंगाई की कम करो, दाल की कीमत कम करो, नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विजन की बात करो, हमें आगे बढ़ना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। अब ये सब बातें, लेकिन अब जो बातें कल की बात हो गई, अब तो रिजल्ट आ चुका है। राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल सामने था, और इतनी बुरी तरह पराजय होगी ये तो शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हमें दूर रखा गया। हमारी तमाम अच्छी कोशिश और नियत के बावजूद हमारी उपयोगिता बिहार में, और इनको समझना चाहिए था कि मैं मार्सेस से आया हूं, रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ हूं, और मैं निस्वार्थ भाव से, कमिटमेंट और पैशन के साथ मैं पार्टी की सेवा करना चाहता था और पार्टी के साथ लगा रहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, अब ठीक है, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में मैं उनका मजाक उड़ाऊं अपनी पार्टी का, ये तो सही नहीं होगा। ये हमारी पार्टी है, मेरे सुख दुख की पार्टी है, और शायद मेरी पहली और आखिरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये वक्त जो है जख्मों को कुरेदने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है जख्मों पे मरहम लगाने का। और मैं मरहम लगाने की घड़ी में कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने को और तैयार करें और मजबूत करें, तो यकीनन हम बहुत शानदार तरीके से सामने आ सकते हैं, और ये हार हमारी आखिरी हार हो सकती है। यानी कोई भी हार या जीत परमानेंट नहीं होती है। राजनीति के कैलेंडर में कोई तारीख आखिरी तारीख नहीं होती है। आपने खुद देखा जिस तरह लालू यादव उभर के आए हैं, कितने जोर शोर से उभर कर आए। नीतीश बाबू ने कितना अच्छा अपने व्यक्तित्व को उभारा, और राजनीतिक व्यक्तित्व को खासकर, और सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे इतना आगे बढ़े हैं लोग, और ये सब बधाई के पात्र हैं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा है कि जो आपका ओपोनेंट है, पहली बात तो आपका दुश्मन नहीं है, और उसको भी आप सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आरक्षण इशू के कारण भी आप मान सकते हैं कि हार हुई आरक्षण। अब देखिए, इस पर समीक्षा तो करनी पड़ेगी, लोगों को इस पर बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं।
एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपने इतने लोकप्रिय आदमी को बिहार में बिहारी बाबू को आपने दूर रखा, ये भी कारण हो सकता है, रिजर्वेशन का भी कारण हो सकता है, बहुत सारी बातें जो लोग कह रहे हैं। अब इस पे हम कहते हैं एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करके, और जरूर जैसा आर के सिंह ने कहा और सही कहा है कि सीटों के बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई है, या कहीं कहीं लोग कहते हैं कि पैसों का खेल हुआ है, लोग कहते हैं ऐसा, बहुत लोगों को, डिजर्विंग लोगों को आपने हटा दिया अपनी मस्ती में, अपने शान के दम के चक्कर में। तो ये सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अब कुछ हमारा दुर्भाग्य है या हमारी मजबूती है कि हमारे यहाँ पहले भी बड़े बड़े कांड हुए हैं। दिल्ली में इतने चुनाव जीतने के बाद हम बुरी तरह परास्त हुए, 3 सीटों की पार्टी स्कूटर पार्टी बन गए, कहीं किसी पे हमने कोई एक्शन नहीं लिया, यूपी में भी नहीं लिया, कर्नाटका और हिमाचल के हार के बाद भी किसी पे एक्शन नहीं लिया गया। तो अब मैं तो शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे। भले ही बीजेपी या एनडीए आत्ममंथन की बात कर रही हो, लेकिन उन्हीं के सांसद ने तमाम पोल को खोलकर सामने रख दिया और उन तमाम खामियों को, गलतियों को भी सामने रखा, जिसकी वजह से आज एनडीए को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो एक्शन इलेक्शन में अभी बस इतना ही। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार। और साथ ही अभिनव हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्णिम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मानचंद जी खंडेला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल रहने के लिए। कुल मिलाकर के जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, अब बीजेपी में कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से यह साफ हो गया है कि पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत तो है। बहरहाल इस खबरों में इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर जो खबरें हैं वो लगातार जारी रहेगी। मैं अनुमति दीजिए, नमस्कार। स्वाभिमान की जीत, बिहार में बाहर हो, फिर से एक इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। फिर से एक बार हो, बिहार में बाहर हो, फिर से एक बार हो, नीतीश कुमार हो। Realize Realcon, the ultimate combination of